एक निमंत्रण, पेटू, पंडित जी और भूख का ऐसा इम्तिहान जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। प्रेमचंद जी की कलम से निकली कहानी निमंत्रण सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि इंसानी स्वभाव पर एक अनोखा और गुदगुदाने वाला व्यंग है। आइए जानते हैं इस निमंत्रण ने पंडित जी की जिंदगी में क्या नया मोड़ लाया। सोना देवी तो लड़कों के कपड़े पहनाने लगी, उधर फेंकू आनंद की उमंग में घर से बाहर निकला। पंडित चिंतामणि रूठ कर तो चले थे, पर कौतूहल वर्ष अभी द्वार पर डूब के खड़े थे। इन बातों की भनक इतनी देर में उनके कानों में पड़ी, उसे यह तो ज्ञात हो गया कि कहीं निमंत्रण है, पर कहाँ, कौन कौन से लोग निमंत्रित हैं यह ज्ञात नहीं हुआ। इतने में फेंकू बाहर से निकला तो उन्होंने उसे गोद में उठा लिया और बोले, कहाँ न्योता है बेटा। अपनी जान में तो उन्होंने बहुत धीरे से पूछा था, पर ना जाने कैसे पंडित जी मोटेराम के कान में भनक पड़ गई। तुरंत बाहर निकल कर आए। देखा तो चिंतामणि जी फेंकू को गोद में लिए हुए कुछ पूछ रहे थे। लपक कर लड़के का हाथ पकड़ लिया और चाहा कि उसे अपने मित्र की गोद से छीन लें, मगर चिंतामणि जी को अभी अपने प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला था। अतएव वे लड़के का हाथ छुड़ाकर उसे लिए हुए अपने घर की ओर चले। मोटेराम भी यह कहते हुए उनके पीछे दौड़े, उसे क्यों लिए जाते हो? धूर्त कहीं का दुष्ट चिंतामणि, मैं कह देता हूँ इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। फिर कभी किसी निमंत्रण में नहीं ले जाऊंगा। भला चाहते हो तो उसे उतार दो। मगर चिंतामणि ने एक नहीं सुनी, भागते ही चले गए। उनकी देह अभी संभाल के बाहर नहीं हुई थी। दौड़ सकते थे, मगर मोटे राम जी को एक एक पग आगे बढ़ना दुस्तर हो रहा था। भैंसे की भांति हाँफते थे और नाना प्रकार के विशेषणों का प्रयोग करते हुए दूर की चाल से चले जा रहे थे। यद्यपि प्रतिक्षण स्तर बढ़ता जा रहा था और पीछा ना छोड़ते थे। अच्छी घुड़दौड़ थी। नगर के दो महात्मा दौड़ते हुए ऐसे जान पड़ते थे मानो दो गेंडे चिड़ियाघर से भाग आए हों। सैकड़ों आदमी तमाशा देखने लगे। कितने ही बालक उनके पीछे तालियां बजाते हुए दौड़े। कदाचित यह दौड़ पंडित चिंतामणि के घर तक ही समाप्त हुई, पर पंडित मोटेराम धोती के ढीली हो जाने के कारण उलझकर गिर पड़े। चिंतामणि ने पीछे फिर यह दृश्य देखा तो रुक गए और फेकू राम से पूछा, क्यों बेटा, कहाँ न्योता है? फेकू, बता दें तो हमें मिठाई दोगे ना? चिंतामणि बोला, हाँ दूंगा, बताओ। फेकू बोला, रानी के यहाँ। चिंतामणि बोला, कहाँ की रानी? फेकू बोला, यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन कोई बड़ी रानी है। नगर में कई बड़ी बड़ी रानियां हैं। पंडित जी ने सोचा सभी रानियों के द्वार पर चक्कर लगाऊंगा। जहां भोज होगा वहां कुछ भीड़ भाड़ तो होगी, पता चल जाएगा। यह निश्चित करके वे लौट पड़े। सहानुभूति प्रकट करने में अब कोई बाधा नहीं थी। मोटे राम जी के पास आकर बोला तो देखा कि वे परे कराह रहे थे, उठने का नाम न ले रहे थे। घबरा कर पूछा, मित्र, यहाँ कैसे गिर गए? यहाँ कहीं गड्ढा भी तो नहीं है? मोटे राम बोला, तुमसे क्या मतलब? तुम लड़के को लेके जाओ, जो कुछ पूछना चाहो पूछ लो। चिंतामणि बोला, यह कपट व्यवहार नहीं जानता। दिल लगी की थी, तुम बुरा मान गए। ले, उठ तो बैठकर राम नाम लेके चला। मैं सच कहता हूँ, मैंने कुछ नहीं पूछा। मोटे राम बोला, चल झूठा। चिंतामणि कहता है, जनेऊ हाथ में लेकर कहता हूँ, तुम्हारी शपथ, विश्वास नहीं है? चिंतामणि बोला, तुम मुझे इतना धूर्त समझते हो? इससे कहीं अधिक तुम गंगा में डूब कर शपथ खाओ तो भी मुझे विश्वास नहीं होगा। चिंतामणि दूसरा यह बात कहता तो मुंह सुखाड़ लेता। तो फिर आ जाओ, पहले पंडिताइन से पूछाओ। मोटे राम यह भंसक व्यंग न कर सके, चट उठ बैठे और पंडित चिंतामणि का हाथ पकड़ लिया। दोनों मित्रों में मल्लयुद्ध होने लगा। दोनों हनुमान जी की स्तुति कर रहे थे। इतने में जोर जोर से गरज गरज कर मानो सिंह दहाड़ रहा हो। बस ऐसा जान पड़ता था
मानो दो पीपे आपस में टकरा गए हो। मोटे राम महाबली विक्रम बजरंगी, चिंतामणि भूत पिशाच निकट नहीं आवे। मोटे राम बिगड़ कर यह हनुमान चालीसा में नहीं है, यह हमने स्वयं रचा है। क्या तुम्हारी तरह रटंत विद्या है? जितना चाहो उतना रच दे। दोनों महात्मा अलग खड़े होकर अपने अपने रचना कौशल के डींगे मार रहे थे। मल्ल युद्ध का शास्त्रार्थ का रूप धारण करने लगा, जो विद्वानों के लिए उचित नहीं है। इतने में किसी ने चिंतामणि के घर जाकर कह दिया कि पंडित मोतेराम और चिंताराम जी की बड़ी लड़ाई हो गई है। चिंतामणि की 3 महिलाओं के स्वामी थे, कुलीन ब्राह्मण थे, पूरे विश्व उस पर विद्वान भी, उच्च कोटि के दूर दूर तक अजमानी थी। ऐसे पुरुषों को सब अधिकार है। कन्या के साथ साथ जब प्रचुर दक्षिणा भी मिलती है तब कैसे इनकार किया जाए। इन तीनों महिलाओं का सारे मोहल्ले में आतंक छाया हुआ था। पंडित जी ने उसके नाम बहुत से रसीले रखे थे। बड़ी स्त्री को अमरती, मंझली को गुलाब जामुन और छोटी को मोहन भोग कहते थे। पर मोहल्ले वालों के लिए तीनों महिलाएं त्रायताप से कम नहीं थी। घर में नित्य आंसुओं की नदी बहती है। खून की नदी तो पंडित जी ने कभी बहने नहीं दिया, अधिक से अधिक शब्दों की ही नदी बहाई। पर मजाल नहीं था कि बाहर का आदमी को कुछ पता चल जाए। संकट के समय तीनों एक हो जाती थी। यह पंडित जी के नीति चातुर्य का सुफल था। यूं ही खबर मिली कि पंडित चिंतामणि पर संकट पड़ा हुआ है, तीनों त्रिदोष की भांति कुपित होकर घर से निकली। उसमें 2 अन्य दोनों जैसे मोटी नहीं थी। सबसे पहले समरभूमि में जा पहुंची। पंडित मोतेराम जी ने उसे आते देखा तो समझ गए कि अब कुशल नहीं। अपना हाथ छुड़ाकर बकटुक भागे। पीछे फिरकर देखा, चिंतामणि जी ने बहुत ललकारा, पर मोटे राम एक कदम नहीं रुके। चिंतामणि बोला, अजी भागे क्यों? ठहरो, कुछ मजा तो चख के जाओ। मोटे राम बोला, मैं हार गया भाई, तुमसे हार गया। चिंतामणि बोला, अभी कुछ दक्षिणा तो लेते जाओ। मोटे राम ने भागते हुए कहा, दया करो भाई, हम पर दया करो। 8 बजते बढ़ते पंडित मोटे राम ने स्नान और पूजा करके कहा, अब विलंब नहीं करना चाहिए। फंकी तैयार है ना? सोनामणि बोली, फंकी लिए तो कब से बैठी हूँ, तुम्हें तो जैसे किसी बात की सुधि ही नहीं रहती। रात को कौन देखता है कि कितनी देर तक पूजा करते हो? मोटे राम बोला, मैं तुमसे एक नहीं 1000 बार कह चुका हूँ कि मेरे काम में मत बोला करो। तुम नहीं समझ सकती कि मैंने इतना विलंब क्यों किया। तुम्हें ईश्वर ने इतनी बुद्धि नहीं दी। जल्दी जाने से अपमान होता है। जमान समझता है कि लोभी है, भूखा है, इसलिए चतुर लोग विलंब करके जाया करते हैं, जिससे यजमान समझे कि पंडित जी को इसकी सुधि ही नहीं, भूल गए हो। आदमी को बुलाने भेजे, इस प्रकार जाने में जो मान सम्मान है वह मरभुखों की तरह जाने में क्या कभी हो सकता है? मैं बुलाने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, कोई न कोई आता ही होगा। लाओ थोड़ा फंकी, बालकों को खिला दी है ना? सोना बोली, उन्हें तो मैं सांझ में ही खिला दी थी। कोई सोया तो नहीं? सोनामणि बोली, आज कौन सोएगा, सब भूख भूख चिल्ला रहे हैं। तो मैंने 1 पैसे का चवेना मंगवा दिया, सब के सब ऊपर बैठ के खा रहे हैं। सुनते नहीं हो, मारपीट हो रही है। मोटे राम दांत पीस कर कहा, जी चाहता है कि तुम्हारी गर्दन पकड़कर ऐंठ दूं। भला इस बेला में चवेना मंगाने की क्या जरूरत थी? चवेना खा लेंगे तो वह क्या खाएंगे, तुम्हारा सिर? छी छी, जरा भी बुद्धि नहीं है तुम में। सोना ने अपराध स्वीकार करते हुए कहा, हाँ भूल तो हुई, पर सब के सब इतना कोलाहल मचाए हुए थे कि सुना नहीं जा रहा था। मोटे राम बोले, रो ही रहे थे ना, रोने देती। रोने से उनका पेट नहीं भरता, बल्कि और भूख खुल जाती। सहसा एक आदमी ने बाहर से आवाज दी, पंडित जी, महारानी बुला रही हैं और लोगों को लेकर जल्दी चलो। पंडित जी ने पत्नी की ओर गर्व से देखकर कहा, देखो, इसे कहते हैं निमंत्रण, अब तैयारी करनी चाहिए। बाहर आकर पंडित जी उस आदमी से कहा, तुम एक क्षण और ना आते तो मैं कथा सुनाने चला गया होता।
मुझे बिल्कुल याद नहीं थी। चलो हम बहुत शीघ्र आते हैं। 9 बजते बजते पंडित मोटेराम बाल गोपाल सहित रानी साहब के द्वार पर जा पहुंचे। रानी बड़ी विशालकाय एवं तेजस्विनी महिला थी। इस समय वे कार चौकीदार तकिया लगाए तख्त पर बैठी हुई थी। 2 आदमी हाथ पीछे बांधे खड़े थे। बिजली का पंखा चल रहा था। पंडित जी को देखते ही रानी ने तख्त से उठकर चरण स्पर्श किया और इस बालक मंडल को देखकर मुस्कुराती हुई बोली, इन बच्चों को आप कहाँ से पकड़ लाए? मोटेराम, करता क्या, सारा नगर छान मारा, किसी पंडित ने आने से स्वीकार नहीं किया। कोई किसी के यहाँ निमंत्रित है तो कोई किसी के यहाँ। अब तो मैं बहुत चकराया। अंत में मैंने उनसे कहा, अच्छा आप नहीं चलते तो हरी इच्छा, लेकिन ऐसा कीजिए कि मुझे लज्जित न होना पड़े। तब जबरदस्ती प्रत्येक घर से एक बालक पकड़ कर लाया हूँ। क्यों फेंकीराम, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? फेंकूराम ने गर्व से कहा, पंडित सेतुराम पाठक। रानी, बालक तो बड़ा होनहार है। और बालकों को भी उत्कंठा हो रही थी कि हमारी भी परीक्षा ली जाए। लेकिन जब पंडित जी ने उससे कोई प्रश्न नहीं किया और उधर रानी ने फेंकूराम की प्रशंसा कर दी, तब वो और अधीर हो उठे। भवानी बोला, मेरे पिता का नाम है पंडित गंगू पांडे। छेदीराम बोला, मेरे पिता का नाम है दमड़ी तिवारी। बेनीराम ने कहा, मेरे पिता का नाम है पंडित मंगरू ओझा। अलगूराम समझदार था, चुपचाप खड़ा था। रानी ने उनसे पूछा, तुम्हारे पिता का क्या नाम है? अलगूराम को इस वक्त पिता का निर्दिष्ट नाम याद न आया, न यही सूझा कि कोई और नाम ले ले। हतबुद्धि सा खड़ा रहा। पंडित मोटेराम ने जब उनकी ओर दांत पीस कर देखा, तब रहा सहवास भी गायब हो गया। फेंकूराम ने कहा, हम बता दें? भैया भूल गए। रानी ने आश्चर्य से पूछा, क्या अपने पिता का नाम कोई कैसे भूल सकता है? यह तो विचित्र बात देखी। मोटेराम ने अलगू के पास जाकर कहा, कौन से है? अलगूराम बोल उठा, केशव पांडे। रानी, तो अब तक चुप क्यों था? मोटेराम बोला, कुछ ऊंचा सुनता है सरकार। रानी साहिबा बोली, मैंने सामान तो बहुत सा मंगवाया है, सब खराब हो गया, लड़के क्या खाएंगे? मोटेराम बोले, सरकार इन्हें बालक ना समझें, इनसे जो सबसे छोटा है यह 2 पत्तल खाकर उठेगा। जब सामने पत्तलें पड़ गई, यह भंडारी चांदी की थालकों में से एक एक उत्तम पदार्थ ला ला कर परसने लगा। तब पंडित मोटेराम जी की आंखें खुल गई। उन्हें आए दिन निमंत्रण मिलते रहते थे, पर ऐसे अनुपम पदार्थ कभी सामने नहीं आए। घी की ऐसी सोंधी सुगंध आ रही थी, प्रत्येक वस्तु से केवड़े का गुलाब की लपटें उड़ रही थी, घी टपक रहा था। पंडित जी ने सोचा, ऐसे पदार्थों से कभी पेट भर सकता है? मन खा जाऊं, फिर भी खाने का और जी चाहेगा। देवतारा ने इससे उत्तम और कौन सा पदार्थ खाते होंगे? इनसे उत्तम पदार्थों की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। पंडित जी को इस वक्त अपने परम मित्र पंडित चिंतामणि की याद आई। अगर वे होते तो रंग जम जाता, उनके बिना रंग फीका रहेगा। यहाँ दूसरा कौन है जिससे लाल राग करूं? लड़के 2-2 पत्तलों में चे बोल जाएंगे, सोना को साथ देगी, मगर कब तक? चिंतामणि के बिना रंग ना उठेगा। वे मुझे ललकारेंगे, मैं उन्हें ललकारूंगा। उस उमंग में पत्तलों की कौन गिनती करेगा? हमारी देखा देखी लड़के भी डट जाएंगे। ओह, बड़ी भूल हो गई। यह ख्याल मुझे पहले क्यों नहीं आया? रानी साहिबा से कहूँ, बुरा तो नहीं मानेगी? जो कुछ हो, एक बार तो जोर लगाना ही चाहिए। तुरंत खड़े होकर रानी साहिबा से बोले, सरकार आज्ञा हो तो कुछ कहूँ? रानी बोली, कहिए कहिए महाराज, क्या किसी वस्तु की कमी है? दोस्तों, इस कहानी का अगला पार्ट लेकर जल्द ही हाजिर होती हूँ। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।